हेलो, नमस्कार। और आज हम फिर से आपके सामने आ गए हैं आपके अपने शो पर जिसका नाम है ऑलमोस्ट सक्सेसफुल। और आज हमारे साथ हैं हिमांशु जी। थैंक यू। और मैं हिमांशु जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बताऊंगा तो फिर पूरा एपिसोड मेरे बताने में ही निकल जाएगा। इसलिए सीधे चलते हैं। हिमांशु भाई, थोड़ा सा पहले अपने बारे में बता दीजिए कि क्या रहा है, कैसा बैकग्राउंड रहा है। थैंक यू प्रकाश जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत थैंक यू करता हूँ कि आपने मुझे कास्ट करने के लिए सोच किया। मैं कह रहा हूँ कि आपने हमें समय दिया, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं है, ना हम किसी पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। बेसिकली मेरी स्कूलिंग आरएसएस के स्कूल में हुई है, शिशु मंदिर और विद्या मंदिर। जी, जी, आपने सुना होगा। हाँ। और बहुत छोटेपन से जब हम लोगों की स्कूलिंग ऐसे स्कूल में हुई है तो हमने वो माहौल देखा है। तो अभी अप्रोक्स मेरी एज 29 के अप्रोक्स है, और मैंने आरएसएस की स्कूलिंग के बाद जब मेरा +2 हुआ है, +2 इंटर कॉलेज से हुआ है। यहाँ पे हमारे रामनगर में फेमस इंटर कॉलेज है, एमपी हिंदू इंटर कॉलेज। तो मेरा +2 वहीं से हुआ। तो व्हेन आई वाज इन 9th, जब मैं 9th क्लास में था, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से वो एपिसोड याद है कि एक एग्जीबिशन लगा। अच्छा। साइंस एग्जीबिशन था जिसको नैनीताल लगना था। तो हमारे फिजिक्स के लेक्चरर हुआ करते थे, तो उन्होंने उस एग्जीबिशन में क्या हुआ कि दो एमपी इंटर कॉलेज के अंदर 2 सेक्शन है, एक हिंदी सेक्शन है, एक इंग्लिश सेक्शन है। तो एग्जीबिशन में इंग्लिश सेक्शन को उन्होंने अलाउ किया और हिंदी सेक्शंस तक कोई भी इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं थी। होता क्या है कि एग्जीबिशन करने के बाद हमारा एमपी इंटर कॉलेज उसमें थर्ड रैंक या आई थिंक सेकंड रैंक आती है। तो उन लोगों को वो यहाँ पे मीनवाइल प्रेयर में उन लोगों को वो अवार्ड वगैरह देते हैं। तो हम लोगों ने उसी टाइम से क्लास 9 से मैंने फिर उसको ऑब्जेक्ट किया कि भाई हम एक देश में रह रहे हैं, एक संस्थान में पढ़ रहे हैं, और वो संस्थान आपको भी उतनी पावर देता है और मुझे भी उतनी पावर देता है। तो आपने ये पार्शियलिटी क्यों करी? भाई एग्जीबिशन था तो टैलेंट शायद हिंदी क्लास वालों के पास भी था, हिंदी सेक्शन वालों के पास भी था, तो आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए था। तो ये मेरा पहला स्टेप था। तो जब मैंने जुर्म के खिलाफ आवाज उठाई स्कूलिंग में, तो उसके बाद क्या होता है कि फिर से ये काफी बड़े लेवल पे पहुंच जाती है चीजें होते होते। तो फिर से एग्जीबिशन उनको कराना पड़ता है हिंदी सेक्शन के लिए। वो एग्जीबिशन उतने बड़े लेवल पे नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जीत होती है। एग्जीबिशन छोटे से ही सही, लेकिन करना पड़ा उन्हें। बिल्कुल करना पड़ा। उसके बाद बहुत सारे बच्चे फेल कर दिए थे, एक टेंडेंसी थी। अच्छा। तो हमने रीचेकिंग की। उस टाइम पे रीचेकिंग के लिए हमने आवाज उठाई और रीचेकिंग हुआ। उसके बाद काफी सारे बच्चे जो फेल किए हुए थे वो गलत फेल किए। और तो ये सारी चीजें रही हैं क्लास 9th क्लास 10th तक। अच्छा। फिर +2 के बाद आई जॉइंड NSUI। मैंने आपको बताया कि हालांकि स्कूलिंग मेरी आरएसएस की थी, लेकिन फिर +2 के बाद हम लोग कांग्रेस की विचारधारा में आ गए और पॉलिटिकल हो गए। पॉलिटिकल होने के बाद हम लोगों ने रेगुलर स्टूडेंट राइट्स की वहां पे हम लोगों ने बात करी, इलेक्शंस वगैरह थे और ये सब चीजें रही। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन की दिमाग में आया कि यार कुछ करना चाहिए। तो आई सिलेक्ट लॉ। मैंने लॉ की तरफ आया, और इस बीच क्योंकि स्कूलिंग आरएसएस की थी तो दिमाग में कहीं ना कहीं आरएसएस वाला कॉन्सेप्ट तो वही करता था। तो ड्यूरिंग द LLB तो some of my friends told me कि we should join बजरंग दल एंड BHP। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है, गलत तो हो ही रहा है, क्योंकि I was inspired by PM also ना। तो जब हमने BHP और इन सब चीजों को ज्वाइन किया तो हमने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पे रामनगर में एक गड़जिया है ना, बहुत बड़ा आस्था का प्रतीक है। और गड़जिया मंदिर को लेके ना लोग यहाँ पे से अपनी राजनीति करना चाहते थे, धर्म की राजनीति करना चाहते थे। तो हमने वो चीज बोली कि अगर भाई गड़जिया है
और वो धर्म की जगह है, आपका आस्था का प्रतीक है, तो जितनी आस्था आपकी है उतनी आस्था दूसरे की होती है। गड़जिया मंदिर में शायद आज भी पंडित जी और समिति का कुछ विवाद है, जिसके चलते उसकी जो काम मतलब वहाँ पे प्रॉपर वर्क होना चाहिए वो वर्क नहीं हो पाता। मुझे बहुत अच्छे से याद है 2017-18 के आसपास हम लोगों ने उसके लिए राइट्स किए। अच्छा। और हम लोगों का कहना ये था कि जो चीजें एक धर्म को मानने वाले के लिए है वो चीजें दूसरे धर्म को मानने वाले के लिए भी होनी चाहिए। गड़जिया मंदिर इज नॉट अ पिकनिक स्पॉट, तो हम पिकनिक स्पॉट नहीं जाने, राइट, हम उसको आस्था का प्रतीक रहने दें। तो वहाँ पे जो चीजें हैं वो चीजें बेटर होनी चाहिए। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ पे गलत चीजें करते हुए पाया जाता है, जैसे बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी कि गड़जिया मंदिर में बहुत सारे लोग उसको रिवर साइड व्यू की तरह एंजॉय करते थे और वहाँ पे अल्कोहल्स वगैरह इन सब चीजों का यूज होता था और वो उसको एक आउटिंग प्लेस की तरह यूज करते थे। तो हमने कहा कि नहीं होना चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म के लिए बैन नहीं होना चाहिए, सभी धर्मों के लिए बैन होना चाहिए। अगर मैं हिंदू धर्म बिलोंग करता हूँ तो इट मीन्स कि मुझे वो परमिट नहीं करता कि मैं भी एक धार्मिक जगह पे जाके इस तरह की हरकतें करूँ। राइट। तो हमने उसके खिलाफ राइट्स किया तो वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया था। 2017 की अप्रोक्स की बात है, वायरल न्यूज रही, लेकिन हमारे वर्जन के हिसाब से कभी उस चीज को नहीं देखा। तो आफ्टर दैट आई क्विट कि चीजें गलत हो रही है और आपको इंडिपेंडेंट बन के आवाज उठानी पड़ेगी। आप किसी भी एक पार्टी में रह के या किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी में रह के आप ये सब चीजें नहीं कर सकते। वो फिर बायस्ड है, वो लोग अपनी सुन के चलते हैं। तो आफ्टर दैट वी गॉट इंडिविजुअल, हम इंडिविजुअल हो गए और हमारे पास एक 4-5 लोगों का ग्रुप था। तो हमने नंबर्स वगैरह भी जारी किए और लोग बहुत फोन करते थे कि एप्लीकेशंस नहीं ली जा रही, उनके साथ सुनवाई नहीं हो रही, किसी के साथ मारपीट कर दी है, किसी को माफिया ने दबा दिया है। तो उसके बाद भी पुलिस सुनने को तैयार नहीं है उनकी। तो हम लोगों ने फिर इस चीज में हेल्प करी और काफी लोग हमारे साथ जुड़े। अभी मैं 2020 से लॉ में हूँ और मैं एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा क्राइटेरिया सेशंस कोर्ट है। 2020 के बाद पेंडेमिक अटैक हुआ, कोविड-19, और इट वाज द स्टार्टिंग ऑफ माय करियर इन द लॉ। 2020 मेरा स्टार्टिंग करियर था और 25 मार्च 2020 के आसपास ऑलमोस्ट कोविड अटैक हुआ और सडनली एक लॉकडाउन हो गया जो किसी ने नहीं देखा था। और शायद ही कोई देखेगा भी कि ऐसी भी कोई चीजें हुई। तो वो दौर बड़ा टाइट था, सिचुएशंस बिल्कुल ऐसी थी कि जो कभी फेस नहीं करी थी। राइट। अपने ही अपनों को छूने में भी डर रहे थे कि क्या होता है, और इस कोविड ने कई अपनों को ले लिया जो बहुत करीब थे, जिनका अभी जाने का समय नहीं था, शायद उन लोगों को भी कोविड ले गया अपने साथ। तो उसके बाद से अभी मैं फ्रीली अपने ही वर्क में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जहाँ गलत होता है वहां में बर्दाश्त नहीं होता। आज भी इसीलिए मैंने इस प्रोफेशन को चूज किया है, क्योंकि इस प्रोफेशन के थ्रू हम किसी भी गलत के खिलाफ इजीली आवाज उठा सकते हैं और ये एक बेटर प्लेटफॉर्म है। राइट। अपने आप को अगर कहीं गलत हो रहा है तो ये बेटर प्लेटफॉर्म है, इससे बेटर प्लेटफॉर्म मेरी नजर में नहीं है कि हम कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पे बेटर आवाज उठा सकते हैं। आज भी हम गरीबों की आवाज, दबुओं की आवाज इसी प्लेटफॉर्म के जरिए उठाते हैं। प्रो बोनो केसेस भी करते हैं हम लोग। ऐसा ही नहीं है कि हम खाली लीगल फीस पे ही काम करते हैं, प्रो बोनो भी करते हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों के लिए हम प्रो बोनो केसेस करते हैं। प्रो बोनो मतलब एक टेक्निकल वर्ड है जो ऑडियंस मतलब बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे। प्रो बोनो होता है कि हम किसी की हेल्प करके हम उसको चार्ज नहीं करेंगे। हम उसको चार्ज नहीं करेंगे। अभी क्या होता है, देखिए बड़े प्रैक्टिकल चीजें हैं। कानून हमारा जो है वो बड़े लोगों के लिए तो बड़ा आसान है। राइट। उसके लिए वो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लॉ को समझने के लिए, लॉ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए बड़े लोग उन एडवोकेट्स को हायर करते हैं जो एडवोकेट्स के पास से कानून होके जाता है, क्योंकि वो लोग लिमिटेड फील्ड में काम करते हैं। और जो एक निम्न तबके का व्यक्ति होता है सबसे ज्यादा सताया हुआ वही होता है कानून से। वो उसके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो
उन जैसे एडवोकेट्स को, उन जैसे Afford कर सॉलिसिटर जनरल को हायर कर सके। तो क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं है, वो उतने लोगों को हायर नहीं कर सकता, तो वो जिन लोगों को, मैं किसी पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शायद वो जिन लोगों को हायर करता है उनकी नॉलेज उतनी नहीं हो पाती है, वो उतना यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं लॉ को। तो बेसिकली हमारा जो विचार है और हमारी जो सोच है वो ये है कि कानून सबके लिए बराबर है जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के प्रेसिडेंट थे और जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये चीज नहीं लिखी कि बीपीएल एपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन, ऐसा कुछ नहीं है। राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन जितना आपको राइट देता है उतना राइट मुझे भी देता है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन बराबर होना चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए, किताबी बातें नहीं होनी चाहिए, ये धरातल पर भी होना चाहिए। यही हमारी सोच रहती है, यही हमारी कोशिश रहती है, तो हम पूरी टीम के साथ यही काम करते हैं। तो मतलब जो क्रांति की जो आग थी वो बचपन से ही जैसे मैंने आपको बताया, कि मतलब वो, मतलब मेरा यहाँ पे ये हो जाता है कि भाई हमने दूसरा कोई थॉट ही नहीं लेना, हमने अब पता है कि हमने करना क्या है और इसी उसमें हमने आगे अपनी पढ़ाई भी करी। तो उत्तराखंड के अंदर जैसे आप रामनगर में रहते हैं, है ना, तो यहाँ पर जो लोग हैं उनका जो रिस्पॉन्स है इस चीज को लेकर वो किस तरह का है? मतलब क्या लोग इसके लिए, जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग जोश जोश में स्टार्टिंग में तो आवाज उठा देते हैं, लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, अब जिनके साथ वो चीज हो रही है वो तो खड़े रहते हैं, उनके साथ 100 लोग जुड़ गए, लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाती हैं आपको दिखता है कि भाई सामने वाला भी अपने आ रहा है, सामने से और लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या होता है पीछे वाले लोग फिर कहते हैं अरे यार टाइम भी लग रहा है, फिर इतने सारे वो भी है, फिर कभी जेल में, कभी कुछ में, कभी कुछ, तो हटते जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इत्तेफाक रखता हूँ आपके पास से, लेकिन अभी भी लोग हैं, अभी भी लोग जुड़े हुए हैं। देखिए अच्छे लोग तो कभी खत्म ही नहीं हो सकते ना इस धरती पे, अगर अच्छे लोग खत्म हो जाएंगे तो लेवल खत्म हो जाएगा, लेवल रहता है, जितने अच्छे हैं उतने बुरे भी। राइट। तो ऐसा नहीं है लोग लास्ट तक लड़ते हैं, हमारे पास टीम है, हमारी टीम लास्ट तक लड़ती है, हम लोग जो काम एक बार ले लेते हैं उस काम को जब तक अंजाम पे नहीं पहुंचाए तब तक चैन से नहीं बैठते। तो हिमांशु भाई यहाँ पे ये जो चीज है, जैसे हमने बोला कि यूथ को लेकर भी आप जो है चीजें करते हैं, उनको भी एक दिशा दिखाते हैं या प्रेरित करते हैं, उसमें किस तरह से आप देखते हैं कि युवा अभी कैसा, क्या उसका सोच अभी इस टाइम बन रही है? देखिए यूथ को आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा रीजन है कि यूथ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि अगर किसी के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो वो डिस्ट्रैक्ट होगा। राइट। अर्निंग हर किसी की बेसिकली नीड है, उस नीड को कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ तो काम उसे करना पड़ेगा। तो हमारे साथ जो टीम जुड़ी हुई है, हम उनको सेल्फ वर्क के लिए मोटिवेट करते हैं कि आप सेल्फ वर्क करें और आप एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी पे डिपेंड ना हो, बल्कि आप कुछ ऐसा काम करें जिससे एम्प्लॉयमेंट हो सके, आप एम्प्लॉयमेंट दे सके राइट को। ओके। तो हम लोग सेल्फ वर्क में भी काम कर रहे हैं, हमारी टीम में कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी शॉप्स वगैरह चलाते हैं, अपना बिजनेस वगैरह रन कर रहे हैं, छोटे छोटी सी चीजों को लेके कर रहे हैं, और वो टीम बना के और भी लोगों को हम 8-10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करते हैं। ओके। तो देखिए यूथ तो वो है कि उसको डायरेक्शन की जरूरत है, आप किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं, और ये तो बड़ी पुरानी कहावत है ना, आपने शायद सुनी भी होगी कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो जवानी को तो आपको डायरेक्शन देने की जरूरत है। सही बात है। तो ये जो चीजें बचपन से शुरू हुई, ठीक है, इसमें जैसे एक होता है फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल होता है ना, कई बार होता है कि जब आप ऐसे स्कूल में ऐसे करते हैं तो घर वाले या बाहर वाले भी बोलते हैं कि अरे यार ये स्कूल में ये सब चीजें करने जाता है या पढ़ाई करने जाता है, आस पड़ोस में भी सब बोलते हैं, तो घर वालों का भी फिर एक वो बन जाता है कि यार इसको रोको या कुछ करो, उसमें क्या रहा? नहीं, मेरी फैमिली बड़ी सपोर्टिव रही है, और हालांकि हमारा कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि हम सोशल बैकग्राउंड से आते हैं या पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, हम बड़े सामान्य से परिवार से आते हैं और बड़ी मीडियम फैमिली है, लेकिन देन टू मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव थी कि यार ठीक है तुम कर रहे हो तुम करो, है ना, और हम हर लेवल पे आपको सपोर्ट करेंगे। मेरी फैमिली का एक ही वर्ड होता था कि आप कभी भी गलत मत करना। ओके।
और जितना हो सके उतना आप सपोर्ट करो। तो जैसा आजकल आम कहावत है कि लोग चाहते हैं भगत सिंह तो हो, हाँ, लेकिन मेरे घर में नहीं हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। बिल्कुल। वो होता है कि हम लोग चाहते हैं वैसा बनना, उनको ये हमारी प्रेरणा स्रोत हम बोलते हैं ना कि यस, वो आइडल हैं, बट जब उनके तरह बनने की बात करो तो आदमी खुद भी नहीं बनता, और शायद वो चाहते भी नहीं है उनके फैमिली में कि अब भगत सिंह की तरह कौन जाके। एग्जैक्टली, वो तो लेजेंडरी है, राइट। वो तो लेजेंडरी है, उन्होंने जो चीज की वो आज के समय में हम सोच भी नहीं सकते हैं पॉसिबल कुछ भी नहीं करना। है। और अपने आप को, क्योंकि सबसे बड़ी क्या है ना कि जिसके लिए हम लड़ रहे हैं ना, कई बार वही बैकआउट कर जाता है, और आप अकेले होते हैं मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, मैं तो किसी और के लिए लड़ रहा था, ये क्या हो गया, है ना। इट हैपेंस मोस्ट हाँ। ऑफ द टाइम, इट हैपेंस होता है। मैंने आपको बताया ना, लोग आजकल इतने इगोइस्टिक हो चुके हैं कि उनको कुछ दिखता ही नहीं है। हम लोग क्या है कि पावर अगर है तो हम उसका पॉजिटिवली नेगेटिव यूज करना चाहते हैं। राइट। आज का समाज ऐसा हो गया है कि उसे झुके हुए सिर पसंद है, जबकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, और हमारे यहाँ कोई प्रेसिडेंटशिप नहीं है, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक है, और हम एक बुक को फॉलो करते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन टॉप मोस्ट ऑफ द रिच पर्सन, टॉप मोस्ट ऑफ द पावरेस्ट पर्सन और एक मजदूर को भी इक्वल राइट देता है। तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बातें अभी भी वैचारिक हैं, किताबी हैं, राइट। धरातल पर नहीं है। अगर हम नीचे फील्ड में उतर के देखें तो ये चीजों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हमारा फोकस है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। व्हेन वी आर इन डेमोक्रेटिक कंट्री तो डेमोक्रेसी तो फॉलो होनी चाहिए। वो तो है। तो चलिए, ये तो बहुत मतलब सीरियस हम लोग ने बातें पूछी। मैं आपकी जो लाइफ में हम बोलते हैं टू फेस होते हैं, सबके ही होते हैं। आप ठीक है, ये प्रोफेशन हो गया और हमने अपना जो एक पैशन था उसको भी फॉलो किया। इसके अलावा एक और साइड होता है आदमी का, फन करने वाला है। वो किस तरह से, या फिर हर टाइम एग्रेशन में तो नहीं रहते हो, हर टाइम तो हम नहीं करते हैं। तो फन करने के लिए, दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए, या फिर अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए क्या करते हो? देखिए, मुझे ना मूवीज देखने का बड़ा शौक है। हाँ। तो चिल मूड में मैं मूवीज को देखना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, और मूवीज अपने फ्रेंड्स के साथ देखना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे एक माहौल होता है कि हम उन सब चीजों से बाहर आ चुके होते हैं। और क्योंकि जैसा हमारा प्रोफेशन है, तो ऑल ऑफ अ डे हमने एक ही चीज को फेस करना होता है, ओनली नेगेटिविटी। आज इसको कुछ हुआ है, कल उसको कुछ हुआ है। तो हम जब दोस्तों के साथ चिल करने जाते हैं तो वो चीजें चेंज हो जाती हैं, तो हम चिल मूवीज देख के अपने आप को बूस्ट करना, वापस से उसको कि भाई चलो ठीक है, आज का जो हुआ उसको निकालो, हील करना भी कह सकते हैं। तो उत्तराखंड के अंदर कहाँ कहाँ मतलब घूमने जाना या दोस्तों के साथ? देखिए, उत्तराखंड तो अपने आप में देवभूमि है, और बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे हैं, जैसे हम मुंशियारी है, हमारा पिथौरागढ़ है, कौसानी है, रानीखेत है, नैनीताल है, और हमारा रामनगरी है। बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ आपको जाएंगे तो मेंटली पीस मिलती है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ कोई भी चीज आर्टिफिशियल नहीं है, जो भी चीजें हैं पहले से बनी हुई है, डेवलप्ड है। और माउंटेन है, रिवर्स है, पेड़ है, ग्रीनरी है, तो ये चीजें ऑटोमेटिकली आपको हील करने में सपोर्ट करती है, मेंटली पीस के लिए बहुत बड़ा काम करती है। तो उत्तराखंड से बेटर तो कुछ है ही नहीं। राइट, कहीं भी निकल जाओ, लेकिन उत्तराखंड से बेटर कुछ पीस है। तो अभी जैसे यहाँ हम लोग इसकी बात कर रहे हैं रामनगर की, हम क्योंकि हमारा पूरा एपिसोड और जितने भी हम लोगों ने इंटरव्यूज किए हैं वो सब रामनगर में अभी हुए हैं। तो पिछले कुछ दिनों से हम रामनगर के बारे में ही जान रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। तो रामनगर ने पहले से और अभी तक में कितना डेवलप किया है, उसके बारे में क्या लगता है? देखिए, रामनगर, कुमाऊं और गढ़वाल, हमारे उत्तराखंड में दो रीजन है, कुमाऊं रीजन आता है, गढ़वाल रीजन आता है। रामनगर, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों को जाने के लिए प्रवेश द्वार कहा जाता है। और रामनगर ने अपने आप में डेवलपमेंट तो किया ही है। आप देख सकते हैं कि रामनगर में बड़ी रेल लाइन है। राइट, रेल लाइन काफी सारे लोग शहरों को अपने आप से जोड़ती है, और
आज भी ट्रेन बेटर ट्रेवलिंग एसेट्स के रूप में यूज किया जाता है। तो रामनगर बड़ी रेल लाइन है, रामनगर वर्ल्ड फेमस नाम है, नॉट ओनली इन द कंट्री, नॉट ओनली इन द नेशन, आई एम सेइंग वर्ल्ड फेमस, क्योंकि जिम कॉर्बेट यहाँ पे जुड़ा हुआ है और देश विदेश से लोग जिम कॉर्बेट को देखने के लिए आते हैं, रामनगर की ग्रीनरी को देखने के लिए आते हैं। और आप देखेंगे रामनगर में बहुत सारी हिस्टोरिकल चीजें भी हैं, जैसे रामनगर में बैराज है। हाँ। तो वो कहा जाता है कि वो अंग्रेजों का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। ओके। तो कुछ चीजें थी जो उन लोगों ने देख के डेवलप किया, और रामनगर की आबादी के हिसाब से रामनगर ने तरक्की तो करी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो तरक्की कम है। मैं जहाँ तक देखता हूँ, हम लोगों ने एजुकेशन सेक्टर में काम किया है, ITIs वगैरह यहाँ डेवलप किया है, पॉलिटेक्निक डेवलप किया है, लेकिन अभी भी हायर एजुकेशन में हम लोग पीछे हैं। मेडिकल जो बेसिक नीड है मेडिकल, उसमें हम लोग पीछे हैं। आज भी बेटर मेडिकल सर्विसेज हमारे रामनगर में नहीं है। ओके। जबकि हम लोग ऐसे सेंटर में हैं जहाँ ऑल ऑफ द वर्ल्ड का टूरिस्ट, ऑल ऑफ द वर्ल्ड के लोग यहाँ आ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए अगर कोई मेडिकल ट्रेजेडी हो जाती है तो हम शायद पीछे हैं। राइट। तो होना चाहिए। तो यहाँ से भी लोग अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना हो तो फिर वही हल्द्वानी, काशीपुर हल्द्वानी ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो मेडिकल सेक्टर में हम लोग काम नहीं कर पाए, और एक ही हॉस्पिटल है यहाँ, अच्छा। रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय। ऐसी कहानी है कि रामदत्त जोशी जी यहाँ के विधायक हुआ करते थे। हाँ। तो उन्हीं के नाम पे वो हॉस्पिटल है। अच्छा। और रामदत्त जोशी जी बड़े अच्छे MLAs में से आया करते थे, जो उस टाइम के सुनते थे। और वो MLA जनता की सेवा के लिए ही होते थे, अपनी सेवा के लिए नहीं होते थे, ऐसा कहा जाता है। तो आज उस हॉस्पिटल में भी बेसिकली चीजें नहीं है, बेसिकली ट्रीटमेंट नहीं है। आपको वो एक हायर सेंटर बन के रह गया है, रेफर सेंटर बन के रह गया कि आप वहां से हायर सेंटर को रेफर कर दिया जाएगा आपको। तो कहीं ना कहीं बेसिकली नीड में हम लोग बहुत पीछे हैं। और इतिहास में ऐसा भी कहा जाता है कि रामनगर मंडी हुआ करती थी। अच्छा। और रामनगर को मंडी के नाम से भी जानते थे, लेकिन अभी वो मंडी शिफ्ट होकर हल्द्वानी चली गई है। ओके। कंपैरेटिवली देख ले तो हल्द्वानी ने कितना प्रोग्रेस किया है। सारे इंस्टीट्यूशन हल्द्वानी में है, मेडिकल हब में हल्द्वानी बेस्ट है। राइट। है ना। तो हम लोगों के पास इतने सारे अपॉर्चुनिटीज होके भी हम लोग कहीं ना कहीं से रिबेल नहीं कर पाए, ऐसा मेरा सोचना है। ओके। तो ये कहीं ना कहीं कुछ तो लैक होता ही है, मतलब उनका कारण क्या होता है, क्यों ये चीजें नहीं हो पाती हैं? क्योंकि रामनगर एक गांव नहीं है बल्कि एक स्मॉल टाउन है, लेकिन है, और ये जुड़ा हुआ है प्लेन्स के साथ में भी। तो क्योंकि जैसे मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ, मैं रानीखेत से आगे द्वाराहाट आता हूँ, तो वहाँ का मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत अंदर हो जाता है पहाड़ों पे। तो वहाँ पे भी अगर कोई बीमार होता है तो उसको रानीखेत, और रानीखेत से नहीं हुआ तो फिर आपको सीधा हल्द्वानी। तो ये तो फिर भी हल्द्वानी से बहुत पास में है, एंड जिस तरह से उसको डेवलप किया जा रहा है उस तरह से इसको भी डेवलप किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। तो रह जाती हैं क्या चीजें, रह जाती हैं? देखिए, आपको किसी भी फील्ड में काम करने के लिए जुनून होना मैंडेटरी है जी, जरूरी। और कुछ चीजें होती है ना कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहती है। किसी भी क्षेत्र का विकास करने के लिए वहाँ के लीडर को, जैसे हम अपना MLA इलेक्ट करते हैं, MLA चुनते हैं, तो उसको पावरफुल होना बहुत जरूरी है, और उसके पास एक विजन होना चाहिए काम करने के लिए। तो शायद उस विजन की कमी है। ऐसा कहा जाता है इतिहास में, देखिए मैं तो था नहीं, ND तिवारी जी को कहा जाता है कि ND तिवारी जी ने जब यहाँ से इलेक्शन लड़ा, और तो ND तिवारी जी ने बहुत काम किए रामनगर के लिए, जैसे मालधन को डेवलप किया है उन्होंने, ND तिवारी जी ने। और मालधन, मैं आपको बताऊं कि एशिया में सबसे बड़ा टाउन है जहाँ पे बैकवर्ड लोग रहते हैं, बैकवर्ड कास्ट के लोग रहते हैं। अच्छा।
तो वहां पे एनडी तिवारी जी ने काम किया है। मैं किसी व्यक्ति का नाम इसलिए ले रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को अप्रोच नहीं कर रहा, लेकिन जिसने काम किया है तो उसके बारे में बातें होती हैं। बिल्कुल होती है। तो उन्होंने उसमें आप देखेंगे कि बरसात जब आती थी, यही रामनगर से हल्द्वानी को जोड़ने वाला एक पुल है। ओके। उसको बोलते हैं दाप का पुल बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब बरसात आती थी तो बारिश में कनेक्शन कट जाता था, क्योंकि वो चीजें बह जाती थी। उसको मजबूती के साथ काम किया है, वो पुल आज मजबूत बनाया है। तो उनके बाद शायद ही कोई ऐसा रहा जिसने इस विजन पे काम किया है। आज के डेट में लोग विजन को, डेवलपमेंट को भूल के धर्म के नाम पे चीजें कर रहे हैं, जो नहीं होनी चाहिए। राइट। धर्म तो रहेगा ही ना। आप एक कास्ट, एक रिलीजन आपकी आइडेंटिटी हो सकती है, आपका पहचान हो सकता है, लेकिन बेसिकली नीड तो आपका धर्म पूरी नहीं करता ना। उसके लिए तो क्रिएटिव सोच आपके पास होनी चाहिए ना। आपकी बेसिकली नीड क्या है? आपकी बेसिकली नीड है कि आपको सिक्योरिटी मिले। भाई आप एक फ्री एनवायरनमेंट में रहें, कि आप के साथ कुछ भी गलत होने की संभावना नहीं हो। हाँ। आपकी सेकंड बेसिकली नीड है कि आपको हेल्थ मिलनी चाहिए। Right. आपकी थर्ड बेसिकली नीड है कि आपको एजुकेशन मिलना चाहिए। नहीं, तो बेसिकली नीड है तो उस पर तो कोई काम ही नहीं कर रहा, तो ऊपर चल रहा है। तो शायद ये चीजें रह सकती है कि रामनगर पीछे रह गया। आज भी देखिए कि इंटरनेशनल स्टेडियम बना तो वो हल्द्वानी है। हाँ। एयरपोर्ट की बात हो रही है तो वो हल्द्वानी है, कि कुमाऊं और गढ़वाल को दोनों को जोड़ने वाला तो रामनगर है। राइट। तो वो हवाई अड्डा रामनगर बन जाता। तो हमारे पास पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंक होनी चाहिए। राइट। तो हिमांशु भाई और बताइए अपने बारे में, मतलब मैं जानना चाहता हूँ, चलिए पॉलिटिक्स वगैरह तो ये हो गया है, आप अपने बारे में बताइए कि आप अगर मान लीजिए ये जो हमने मतलब पॉलिटिकली या वैसे कह लें कि आज एडवोकेट आप हैं, ये नहीं होते तो क्या होते? देखिए, अगर मैं एडवोकेट नहीं होता तो शायद मैं पायलट होता। अच्छा। आई वांट टू बी पायलट। हवा में उड़ने का शौक था। हाँ। कि चिड़िया की तरह बादलों में उड़े। हाँ। हवा में उड़े, लेकिन पता ही नहीं चला कब शौक खत्म हो गया और कब ये जुनून आ गया। हाँ। कि गलत के खिलाफ आवाज उठानी है, तो इससे बेटर प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिला। अच्छा। हाँ। तो पायलट बनने वाला मतलब ये जब आप पहली जो लड़ाई लड़ी थी स्कूल में उस टाइम पे था? पहले पायलट बनने का ही एम था। खैर मैं बताऊं तो मैं भी बचपन में यही सोचता कि मैं पायलट बनूंगा। मैंने भी यही, हाँ, तो मैंने एक कविता लिखी थी मैंने, तो उसमें मैंने ये इस चीज का जिक्र भी किया हुआ है, अपने पापा के लिए लिखी थी मैंने वो। तो मैंने उसमें भी ये जिक्र किया हुआ था कि मैं पायलट बनना चाहता था और आप मेरे जहाज बन रहे थे सामने, मेरे फादर को। तो मेरा भी वही कि पता नहीं वो कब गायब हुआ। हाँ। होते होते मैं यहाँ इस फील्ड में आ गया। सही बात है, आप भी लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ये जो हेल्प करने का जज्बा होता है ना, ये आवाज उठाने का जज्बा होता है, शौक होता है, तो ये आपको बड़ी कुर्बानियों के साथ मिलता है। बहुत सेक्रीफाइस, आपको बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। पर्सनल लाइफ में बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं आप अपने लिए किसी पर्सनल प्रोग्राम में हैं और आपने अपने लिए कुछ समय निकाल रखा है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई कॉल आता है, तो आपको वो सब चीजें स्किप करनी पड़ती है। बड़ा सेक्रीफाइस मांगता है, बहुत होता है। आप किसी को समझा नहीं सकते कि आप क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, और उसमें आपको, क्योंकि देखिए मतलब जो आप चाहते हैं ना, हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो आपको मिल जाता है। आप भागते हैं, मेहनत करते हैं, तो उस जर्नी को, उस प्रोसेस को, उस स्ट्रगल को हर कोई आपकी नजर से नहीं देख पाता। सबको लगता है कि ये टाइम वेस्ट कर रहा है। एग्जैक्टली होता है ना? तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं कि भाई ठीक है यार, नहीं समझ में आ रहा तुमको, तुम करो जो तुम्हें करना है। बहुत कम लोग होते हैं जो उस चीज को देखते हैं और कहते हैं कि भाई तुम लगे रहो, करते रहो, देखना तुम कर लोगे। तो उसी उसमें ना मतलब हम जो बोलते हैं हमारे शो में ऑलमोस्ट सक्सेसफुल, बिकॉज हम कहते हैं कि आप उस प्रोसेस में आप किसी को सपोर्ट करो, आप वेट मत करो कि वो कुछ बन जाएगा तब आप उसको सपोर्ट करोगे। Exactly.
आप अगर उसको, ठीक है वो भटक रहा है, इधर उधर भाग रहा है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है, कुछ जो समझ नहीं आता, कहते हैं कि मतलब पागलपन ही होता है ना। तो शुरुआत में बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो, उनके लिए यही बोला जाता था कि वो ये पागल हो गया है, ठीक है, इसको अब कुछ नहीं करना है। लेकिन वो फिर जब बाद में ऐसा कुछ कर देते हैं ना कि अरे यार ये क्या कर दिया, तब कहते हैं कि हाँ भैया। देखिए ये तो है ही, बहुत सारी कहानियां हैं कि लोगों ने जब कहा था कि चांद पे जाया जा सकता है, तब उसकी भी मजाक बनी थी। किसी ने कहा था कि ये जो जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं, पृथ्वी है, ये गोल घूम रही है, तो उस पे भी मजाक बनी थी। तो ये तो रहता है कि आप कुछ भी करेंगे तो एकदम से एडमिसिबल नहीं होता, आपको लोग स्वीकार नहीं करते। स्वीकार कराने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो वो जर्नी तो हमेशा रहती है। और अगर हम चीजों को छोड़ के बैठ जाए तो 1947 से पहले अगर हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ये चीजें सोची होती तो शायद आज भी हम लोग आजाद नहीं होते। मैं तो बहुत दूर की बात नहीं कहूंगा, मैं अभी कुछ टाइम पहले की बात कहूंगा। ये स्मार्टफोन तो बाद में आए, पहले फोन चलते थे, तो तब उस टाइम पर ये बात होती थी जब लैंडलाइंस वगैरह हुआ करते थे कि अभी एक टाइम आएगा जब आदमी यहाँ बैठ के दूसरे देश में फोन करेगा और जिससे बात करेगा उसको देख भी पाएगा। यस। तो तब भी वो बहुत हंसी वाला एक था कि मतलब कैसे फोन से, लेकिन जब धीरे धीरे ये आया और ये सब मोबाइल और वो सब कैमराज एंड देन फिर वो पॉसिबल हो गया, एडमिसिबिलिटी करानी पड़ती। तो वही सारी चीजें हैं। खैर ये सारी चीजें तो देखिए मतलब हम नहीं किसी को फोर्स कर सकते हैं। आपको किसी को सपोर्ट करना है वो आप करें, वो आपने अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे से देखा हुआ है ना, कि जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं कई बार वही नहीं समझ पा रहा है, या फिर जिसको आप चाहते हैं कि ये सपोर्ट करे वो नहीं समझ पा रहा है। ये चीजें लगातार चलती रहती हैं। बट मैं ये कहता हूँ कि जो यहाँ जो यूथ है अभी, जिनके लिए आप काम कर रहे हो, आप सोशल वर्क भी कर रहे हो, ठीक है, आप अपना ये प्रोफेशन भी आप देख रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को भी आप संभाल रहे हैं, इस सब के बावजूद जो है जो यूथ यहाँ का है उसको अगर आपको कुछ मैसेज देना हो या कुछ उससे बोलना हो, क्या चीज आप एडवाइस करना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से यही एडवाइस करना चाहता हूँ साथी को, अपने यूथ साथी को, कि हमें कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। और बेसिकली ये सोच के कि आज मेरे साथ गलत नहीं हो रहा है, चुप नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आज आप किसी के साथ गलत होता हुआ देख के चुप हो रहे हैं तो कल को डेफिनेटली ये कि आपके साथ भी गलत होगा और तब वो व्यक्ति भी चुप होगा। तो यदि हम किसी भी गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो एक समय ऐसा होगा कि गलत होना बंद हो जाएगा। राइट। तो मैं यही मैसेज आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा हो तो उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, इसको चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। हिमांशु भाई, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हम अपने शो में जिनको भी बुलाते हैं, जैसे हमारे पहले भी जो गेस्ट आए हैं, कई बार ना उनको पता नहीं होता या कि वो क्या कर रहे हैं और कितना बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है, वो बस कर रहे होते हैं। उन्हें होता है कि अरे मैं, क्योंकि जैसे कई बार मैंने उनको बताया कि सर आप इतना बड़ा काम, अरे नहीं हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो बस कर रहे हैं, बस हमने करना है, वो तो हमारा काम है। बट वो जो आप काम कर रहे हैं उससे समाज में एक बदलाव आ रहा है, ठीक है, लोग आपको देखते हैं, लोग आपसे सीखते हैं, लोग आपको समझते हैं और कोशिश करते हैं कि वो भी वो चीज करें। इसके लिए तो हम थैंकफुल है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कोई कार्य कर रहा होता है तो किसी भी, और स्पेशली जब कोई सोशल वर्क कर रहा होता है या फिर किसी के रिसोर्सेज के लिए काम कर रहा होता है, तो वो नहीं चाहता कि उसे फेम मिले। और उसके बाद भी लोग अगर ऐसा देखते हैं तो उसके लिए थैंकफुल है। वो तो देखिए, मेरा एक मानना है कि जब आप कुछ अच्छा करते हैं ना, उसको तो जग जाहिर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जो नेगेटिव चीजें हैं ना वो बहुत जल्दी स्प्रेड करती हैं, आप उन्हें दबा के भी रखोगे तो तब भी वो करती हैं। तो मेरा ये सोचना है, मानना है कि जो पॉजिटिव चीजें हैं तो उनका तो फिर होना ही चाहिए। तो आप उसी फील्ड में तो काम कर रहे हैं। हाँ, आप तो जैसे लोग कम है। इसीलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि ये चीज इतनी जाए, आगे तक जाए, हमारी ऑडियंस ये चीज समझे, वो आपको जाने, आपको भी पहचाने, आपके काम को भी देखें, ठीक है,
क्योंकि हर बार आवाज उठाना ऐसा नहीं होता कि हम अपनी कोई मनमानी कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं। बहुत बार हम लोग वो चीजें देखते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हिमांशु भाई आप हैं, जो ये चीज कर रहे हैं। आपने बचपन से वो चीज की और एक अच्छी चीज के लिए, एक किसी गलत बात के लिए आपने आवाज उठाई। तो ऐसा यूथ होना चाहिए। थैंक यू। ऐसे लोग होने चाहिए जो इस तरह की आवाजें उठाएं। और जो आपने बात बोली ना कि आप आवाज उठाओ, लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी एक बात अगर मानी गई तो फिर अब आप ये सोचो कि अब हम कुछ भी मनवा सकते हैं। नहीं होना चाहिए। आप सही चीजों के लिए करो, आप खुद गलत मत करो, और अपना एकदम आप सही रहोगे तो फिर सब लोग वो करेंगे। आप कभी सुप्रीम नहीं हो सकते, अपने आप को सुप्रीम ना समझें। बिल्कुल। फॉरवर्ड ना। डेमोक्रेसी है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक है, तो आपको उस चीज को फॉलो करना चाहिए। मेरा अपना विजन ये है, मेरा अपना सोचना ये है कि जो टॉप ऑफ द पर्सन ऑफ इंडिया को अधिकार है, और वही अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक मजदूर को भी दे रहा है, जो दिहाड़ी मजदूर है। बिल्कुल। तो ये चीजें किताबी नहीं होनी चाहिए, धरातल पर होनी चाहिए। मैं इसी कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात है कि और जिस दिन ये चीजें धरातल पर हो जाएंगी, उस दिन शायद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात पूरी हो जाएगी, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बात पूरी हो जाएगी, जो उन्होंने सोचा था। राइट। वो चीजें पूरी हो जाएंगी। तो शायद आपको और हमको इस चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही है। और क्या कहते हैं, हमारा जो शो है वो भी इसी उस पर है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं अभी, मतलब हमारी भी एक छोटी सी मुहिम है, आवाज ही कह लो, कि ये उत्तराखंड को मैंने मतलब इसलिए भी चुना है क्योंकि मेरा खुद घर यही है ना। और दूसरी चीज, शहरों की चीजें बहुत जल्दी हाईलाइट हो जाती हैं, बट गांव में ये चीजें नहीं हो पाती हैं। और जैसे मैंने बताया कि लोगों को नहीं पता, या फिर लोग नहीं चाहते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सबको हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि अच्छी चीज को आगे आना चाहिए, सो दैट की जो नेगेटिव चीजें हैं, गलत चीजें हैं, उनको वो किया जा सके, ओवरटेक करो या कुछ भी चीजें आप उसको कह सकते हैं। इसलिए मैं हमारे इस शो के माध्यम से यही एक मुहिम लेके चल रहा हूँ आगे। और आप हमारे इस शो पर आए, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए भी बहुत बढ़िया मतलब धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि इस तरह से ये चीज ना फैलती रहे और लोग इससे जुड़ते रहें, हम लोगों से जुड़ते रहें, और एक वो जो कनेक्टिविटी रहना चाहिए। थैंक यू, आपका बहुत अच्छा अप्रोच है, आई अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच एंड आई रियली थैंकफुल टू यू। और अपनी ऑडियंस में यही एक बार लास्ट में कहना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग हमसे जुड़िए, क्योंकि आप हमारे इस शो से जुड़ेंगे तो आप लोग ऐसे ऐसे लोगों से मिलेंगे जो अपनी लाइफ में एकदम डाउन टू अर्थ होके काम कर रहे हैं, पूरे समाज को प्रभावित कर रहे हैं, बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक अच्छाई लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका ना मतलब इतना हाईलाइट नहीं है क्योंकि वो सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं है, या फिर उन किसी भी वजह से वो समाज के सामने जो है या तो आ नहीं पा रहे हैं या फिर वो आना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि वो आएं, आप उन्हें जानें, पहचानें और उनसे जुड़ें, उनको सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे शो का मकसद ही यही है कि ऑलमोस्ट सक्सेसफुल में से आप ऑलमोस्ट हटवा दीजिए। मैं चाहता हूं कि ऑलमोस्ट हट जाए और सक्सेसफुल हो जाए सब। थैंक यू। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, हिमांशु भाई की बातें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, आप उनसे जुड़िए। अगर कोई भी बात है, कोई भी आपको दिक्कत परेशानी आती है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। होपफुली वो आपकी मदद करेंगे जितना पॉसिबल होगा। जो भी होगा आपको एक रास्ता जरूर दिखाएंगे कि क्या करना चाहिए, आपको कैसे करना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ अगर आपको ये शो अच्छा लगे, ये एपिसोड अच्छा लगा हो, तो इसको शेयर कीजिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नई कहानी के साथ, उनकी नई बातों के साथ में। जय उत्तराखंड, नमस्कार।